चुड़ैल जो रहती है सुनसान जगहों में और जब उसे उसका शिकार मिल जाता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। आप सब ने चुड़ैल के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और आपके मन में चुड़ैल को लेकर बहुत सारे सवाल भी आते होंगे, जैसे चुड़ैल बनती कैसे है और ये हम इंसानों को मारती क्यों है और ये रहती कहाँ है। आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें चुड़ैल के बारे में बहुत सारी बातें पता लगेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। मेरा नाम विजय है। आज मेरी उम्र 40 साल है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप सबके मन में जितने भी सवाल चुड़ैल को लेकर हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये बात आज से करीब 30 साल पहले की है, जब मैं बस 10 साल का था। मुझे आज भी वो दिन याद हैं। उस समय मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई थी। पहले सभी बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर रहने चले जाया करते थे। हमें भी अपने रिश्तेदारों के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मैं भी जाना चाहता था अपने दादाजी के गांव। वहाँ मेरी दादी और मेरे दादाजी अकेले रहा करते थे और मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा यहाँ शहर में रहते थे। मैं बहुत खुश था। मेरे पापा मुझे लेकर मेरे दादाजी के गांव जाने वाले थे। मैं अपने दादाजी से पहली बार मिलने वाला था और उनके घर रहने जाने वाला था। मैंने तैयारियां शुरू कर दी। पापा ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। मेरी मम्मी और मैं और मेरे पापा हम तीनों गांव के लिए निकल गए। हमने अपने घर से सोनापुर की बस ली। मेरे दादाजी का गांव का नाम सोनापुर था। करीब 3 घंटे बस में सफ़र करने के बाद हम सोनापुर गांव पहुंच गए। मेरे दादाजी हम सबको देखकर बहुत खुश हुए थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो मैं और मेरे दादाजी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने दादाजी को देखा था। मैं हमेशा उनको फ़ोटो में ही देखता था। उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए मैंने कभी अपने दादाजी से ना बात की थी ना कभी मिला था। जब मैं अपने दादाजी से मिला तो मेरे दादाजी ने मुझे पहली बार देखा था और मैंने उनको पहली बार देखा था, क्योंकि मेरे पापा जी ने मेरे दादाजी की मर्ज़ी के बिना मेरी मम्मी से शादी कर ली थी। जिसके बाद मेरे दादाजी मेरे पापा जी से बहुत नाराज़ थे, पर समय के साथ सब ठीक हो गया। अब वो हम सबको देखकर बहुत खुश हुए। करीब सुबह के 11 बजे हम सब वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद मेरी दादी और मेरी मम्मी किचन की तरफ चल दी। मैं और मेरे पापा और मेरे दादाजी आपस में बातें करने लगे। तब मेरे पापा ने मेरे दादाजी से पूछा, और बेटा महेश, काम कैसा चल रहा है? पापा ने दादाजी को जवाब दिया, हाँ बाबूजी, सब अच्छा चल रहा है। बस 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। 2 दिन रहूँगा, फिर वापस लौट जाऊँगा। और विजय की भी 2 दिन की स्कूल की छुट्टी थी तो सोचा गांव घुमाऊँ। मेरे पापा की बात पर जवाब देते हुए मेरे दादाजी बोले, तूने बहुत अच्छा किया महेश, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। फिर पापा और दादाजी आपस में बातें करने लगे। मैं दादाजी की गोद में बैठा था। मुझे पता नहीं लगा कब मेरी आंखें लग गई और मैं जब उठा तो शाम के करीब 4 बज गए थे। शायद मैं बस में सफ़र करने के बाद थक गया था। जिसके बाद मेरी दादी जी ने मुझे दूध दिया। उसके बाद मैं पीकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। सब घर में बैठे बात कर रहे थे। तभी पापा जी ने दादाजी से पूछा, बाबूजी, अब तो नहीं होता ना वो सब यहाँ जो पहले होता था? तब दादाजी ने पापा से बोला, तो किस चीज़ की बात कर रहा है महेश? तब दादाजी की बात पर बोलते हुए पापा जी ने कहा, बाबूजी, वो गांव में चुड़ैल का घूमना। तभी दादाजी ने गुस्से से पापा से बोला, नालायक, तुझे अभी तक मजाक लगता है वो सब? तेरे सामने कितने लोगों की मौत हो गई, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? तू कभी नहीं सुधरेगा।
तभी मेरे पापा दादाजी की बात को मजाक में लेते हुए बोले, अच्छा ठीक है बाबूजी, जो आप बोल रहे हो वो सच है, पर आज तक आपने ये नहीं बताया मुझे कि वो चुड़ैल हम गांव वालों को मारती क्यों है। हम गांव वालों ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो वो हम सबको अभी तक मारती है। मुझे ये समझ नहीं आया। तभी दादाजी गुस्से से बोले, विजय हमारी सारी बात सुन रहा है महेश, वो बच्चा है, डर जाएगा। बाबूजी, ये नहीं डरने वाला, आप मुझे बताओ, विजय भी सुन लेगा सारी बातें। तब मेरे दादाजी बहुत सहमी सी आवाज़ में बोले, ये बात आज की नहीं है महेश, ये बात हमारे गांव की बहुत पुरानी कहानी है, जिसके बारे में गांव में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। हमारे गांव में एक औरत थी जिसका नाम सीमा था और बहुत सुंदर थी, और इसी वजह से उसका पति उस पर बहुत शक करता था और बहुत मारता था। उसकी सुंदरता उसका सबसे बड़ा शराब थी। वो औरत अगर किसी से बात भी कर लेती तो उसका पति उसे बहुत मारा करता था। दिन बीतते गए और वो पेट से हो गई, पर उसका पति को उससे क्या मतलब था, वो तो उसे हर रोज ही मारा करता था। एक दिन जब उसका पति उसे मार रहा था तो उसके पेट में उसके पति ने लात मार दी, वो भी बहुत जोरों से। उसी दिन वो तड़प तड़प कर मर गई। 21 दिन बाद जब अमावस्या की रात आई तो सीमा के पति की लाश खेत के पास मिली, और सीमा के पति की लाश उसी जगह बहुत बुरी हालत में मिली थी जिस जगह सीमा को जलाया गया था। उसके पूरे शरीर से मांस निकला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर का सारा मांस निचोड़ दिया हो। पर गांव वालों को इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि सीमा के पति के पूरे शरीर को तो जानवरों ने खा लिया था, पर उसका चेहरा बिल्कुल भी टच नहीं किया था, वो बिल्कुल सही सलामत था। तभी से गांव वालों को ये लगने लगा कि ये और कोई नहीं, सीमा ही कर रही है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिन पे दिन ऐसी ही मौतें गांव वालों की होने लगी, और हर अमावस्या को सीमा के पति की तरह ही गांव वालों की लाशें भी मिलने लगी, जिनका चेहरा तो सही रहता था पर पूरे शरीर खाया हुआ रहता था। गांव वाले सीमा के पति की मौत और गांव वालों की मौत को भूलने ही लगे थे। तभी जंगलों में से बहुत से लोगों को एक औरत दिखाई दी जिसके पेट में बच्चा था। वो जंगलों की तरफ घुमा करती थी। सब लोग यही समझने लगे कि ये और कोई नहीं, सीमा की आत्मा है, जिसका अंतिम संस्कार सब लोगों ने किया था। और वो औरत उसी जगह पे दिखाई देती थी जहाँ पर सीमा का अंतिम संस्कार यानी कि उसको जलाया गया था। बहुत से लोग उस सीमा की आत्मा का शिकार हुए, और जो बच गए उन्होंने ये सारी कहानियाँ हम लोगों को बताई। उन लोगों का ये कहना था वो औरत बहुत ही डरावनी है, उसका पेट फूला हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उसके पेट में बच्चा हो, और उसके बाल बहुत बड़े हैं, अजीब से उलझे हुए बाल हैं उसके। वो बहुत ही भयानक है और उसकी आवाज़ भी बहुत डरावनी है। उसके पैर उल्टे हैं। मेरे दादाजी कहानी सुना ही रहे थे, तभी मैं बीच में बोल पड़ा, वो डायन कैसी दिखती है दादाजी? डायन नहीं बेटा, वो चुड़ैल है। डायन और चुड़ैल अलग अलग होती हैं। डायन वो होती है जो जिंदा होकर अपने तंत्र मंत्र से डायन बनती है और लोगों का खून पीकर हमेशा जवान रहती है। पर चुड़ैल मरी हुई आत्मा होती हैं जो इंसानों को जान से मार देती हैं। चुड़ैल वो आत्माएं बनती हैं जो अपने मासिक धर्म के समय या फिर गर्भधारण के समय मर जाती हैं, और जिसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाजों के साथ ना किया गया हो, वो ही चुड़ैल बनती हैं। जैसे सीमा, वो अपने गर्भधारण के समय मार दी गई थी, इसलिए वो चुड़ैल बनकर वापस लौट आई है।
और चुड़ैल अपने आप को किसी भी रूप में बना सकती है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। अपने शिकार को पकड़ने के चक्कर में वो बहुत सुंदर लड़की भी बन जाती है। चुड़ैल ज़्यादातर वो औरत होती हैं जिनके साथ हमेशा गलत होता आया है जीवन भर, वो ही चुड़ैल बनती हैं। वो अक्सर रात में शिकार करती हैं और बहुत डरावनी होती हैं। और लोगों का यह भी दावा है कि वो औरत और कोई नहीं, सीमा ही है। क्योंकि जितने भी लोगों ने उसे देखा है, जिसे देखकर जिंदा बच पाए, उन सब का यही बोलना है, वो और कोई नहीं, सीमा ही है। तभी मेरे पापा दादाजी की बात को मजाक बनाते हुए बोले, अरे बाबूजी, लोगों का तो काम है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता देना। कोई जानवर देखा होगा गांव वालों ने और उसी को चुड़ैल बना दिया, और आप भी ना इन सब गांव वालों की बातों में आ गए। तभी गुस्से से दादाजी बोले, तुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर? तू कभी नहीं सुधरेगा महेश। तभी पापा ने दादाजी से बोला, बाबूजी, एक सवाल का जवाब दो। क्या आपने देखा है उस चुड़ैल को? ये बता दो बाबूजी। तभी दादाजी बोले, नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। तब तो क्लियर हो गया, कोई चुड़ैल नहीं होती। बात यहीं ख़त्म। रात बहुत हो गई है, चलो बाबूजी सोते हैं। जय राम जी की। सुबह गांव घूमने चलेंगे, विजय को भी गांव घुमा के लाना है। चलो बाबूजी, राम राम। तब हम सब अपनी अपनी चारपाई पर सोने चले गए। मैं और दादाजी एक ही चारपाई पर सो रहे थे और मेरे पापा अलग चारपाई पर सो रहे थे और मेरी मम्मी और मेरी दादी घर के अंदर सो रही थी। हम सब बरामदे में सो रहे थे। करीब 2 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो दादाजी वाली बातें घूम रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था उस समय। मेरे दादाजी का घर आज के घरों की तरह पक्का बना हुआ नहीं था। वो एक मिट्टी से बना हुआ कच्चा घर था जिसके आसपास एक पतली सी दीवार बनी हुई थी जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता था, और एक लकड़ी का गेट था जिससे रात में जानवर घर में ना आ पाए इसके लिए बना रखा था, जो बहुत पुराना था। और घर के सामने पूरे खेत ही खेत थे जो बहुत ही डरावने लग रहे थे। रात में ऊपर से सबसे ज़्यादा मुझे डरा रही थी कुत्तों के रोने की आवाज़, जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह करीब 9 बजे मैं उठा जब मुझे मेरे पापा जी ने उठाया। उठ विजय, कब तक सोता रहेगा? बेटा उठ, देख कितना टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं बेटा, चल उठ। तब बहुत बार बोलने के बाद मैं उठा। उठने के बाद मैंने नाश्ता किया। चूल्हे की बनी हुई रोटी बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिसके बाद मैं और पापा और दादाजी खेत में घूमने चले गए। घूमते घूमते पापा जी ने जानकर मेरे दादाजी से पूछा, बाबूजी, वो जगह कहाँ है जहाँ सीमा को जलाया गया था? तब मेरे दादाजी ने वो जगह हम दोनों को दिखाई। मुझे तो दिन में भी बहुत डर लग रहा था वो जगह देखकर। मैं जानता था मेरे साथ मेरे दादाजी और मेरे पापा थे, पर पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा था। मैं डर डर के वहाँ से आया। मुझे ना जाने वो जगह क्यों डरावनी लग रही थी। उसके बाद हम सब करीब 4 बजे के आसपास घर लौट आए। फिर हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मैं जानता था मुझे आज रात भी नींद नहीं आने वाली थी क्योंकि डर मेरे दिमाग में बैठ चुका था। मैंने बहुत सोने की कोशिश की, तब कहीं जाकर मुझे नींद आई, पर ये रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी। ठीक करीब 1 बजे मेरी आँख खुली। मेरी नींद खुलते ही मेरी नज़र सीधा सामने खेतों में गई तो मुझे रात में खेतों में कोई औरत दिखाई दी। मुझे उस समय बहुत जोरों से प्यास लग रही थी।
जिसके लिए मुझे बस अपनी चारपाई से उठना था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं अपनी चारपाई से भी उठ पाऊं। ऊपर से कुत्तों के रोने की आवाज उस रात को और डरावना बनाती जा रही थी। मैं ये नहीं जानता था जो मैं उस समय देख रहा था वो सच था या मेरी आंखों का धोखा, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था जिसके बारे में मैं आप सबको बता भी नहीं सकता। वो समय, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था। कुछ गलत हम लोगों के साथ होने वाला था, जिसका अंदाज़ा मुझे पता नहीं क्यों लगता जा रहा था, जो होने वाला सच था। उस समय मैं अपने दादाजी को पकड़कर सो गया। मैं डरा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे नींद भी आ गई। सुबह फिर से मुझे मेरे पापा जी की आवाज़ ने जगा दिया। विजय बेटा जल्दी उठ, घर भी चलना है। कल से तेरे स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे भी ऑफिस जाना। जल्दी उठ बेटा, नाश्ता कर, फिर घर चलते हैं। पापा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस डरावनी जगह से मुझे जाना था। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था, पर मुझे अपने दादाजी से दूर जाने का भी दुख था। मैं बता नहीं सकता आप सबको। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा के कुछ दोस्त जो गांव में रहते थे वो मेरे पापा को ले गए। तभी मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी से बोला, महेश, समय पर घर वापस आ जाना। ये गांव अभी भी ठीक नहीं है और उस जगह से दूर रहना जहां सीमा को जलाया गया था। तब जाते जाते मेरे पापा जी ने मेरे दादाजी से बोला, ठीक है बाबूजी। इतना बोलकर मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ चले गए। करीब शाम के 7 बजे मेरे पापा जी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस लौटे और आते ही वो हम सबको बोलने लगे, चलो जल्दी करो, तैयारियां करो, घर चलना है। तभी दादाजी ने गुस्से से बोले, कहाँ जा रहा है इस समय? दादाजी की बात पर जवाब देते हुए मेरे पापा बोले, बाबूजी घर जाना है, शहर में। सुबह विजय को भी स्कूल जाना है और मुझे भी ऑफिस जाना है। 2 दिन की लीव लेके आया था और कल नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी, काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। तभी गुस्से से दादाजी बोले, मैंने समझाया था ना कि रात में यहाँ से जाना ठीक नहीं है, फिर भी तू अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और अब आया है 7 बजे और इस समय गांव से जाएगा और रास्ते में वो जगह भी पड़ेगी जहाँ तुझे मैंने मना किया है जाने को। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा इस समय। पर मेरे पापा इन सब चीज़ों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। मेरे दादाजी ने बहुत मना किया, पर मेरे पापा ने मेरे दादाजी की एक बात नहीं मानी और हम सबको वहाँ से ले आए। करीब गांव से बस स्टॉप तक जाने में हम सबको 20 मिनट लगने वाले थे और रास्ते में वो जगह भी आने वाली थी जहाँ सीमा को जलाया गया था। बहुत कोशिश के बाद भी गांव में कोई भी आदमी नहीं मिला जो अपने तांगे से हमें बस स्टॉप तक छोड़ दे, क्योंकि कोई भी रात में गांव से बाहर नहीं जाना चाहता था। सब उस चुड़ैल के नाम से भी डरते थे। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद हमारे पीछे से आवाज़ आने लगी, कहाँ जा रहे हो शहरी बाबू? तब हम सब ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। इसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। उसने लहंगा पहना हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। पर मेरे पापा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, पता नहीं उनको क्या हो गया। मैंने आज तक अपने पापा को ऐसे रूप में नहीं देखा था। जैसे ही वो औरत मेरे पापा जी के पास आई और आते ही बोली, लाओ शहरी बाबू, अपना सामान मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो, मैं पकड़ लेती हूँ। तब मेरे पापा ने उसे मना तक नहीं किया
और अपने कपड़े वाला बैग उसी लड़की को पकड़ा दिया। मेरे पापा उससे बात करते जा रहे थे और मेरी मम्मी को उस औरत और मेरे पापा पर गुस्सा आ रहा था। वो पापा के सामने ज़्यादा नहीं बोला करती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर मुझे उस समय डर लग रहा था। मुझे पूरा पूरा यकीन था जो मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे पापा को बताया था चुड़ैल के बारे में, ये और कोई नहीं वो ही है। और जो कहानी मेरे दादाजी ने हम सबको सुनाई थी वो आज सच होने वाली थी, वो भी मेरे पापा जी के साथ। उसने मेरे पापा को पूरा मोहित कर लिया था। पापा उसकी बातें मानते जा रहे थे। तभी एक मोड़ आया जहाँ हमें दाईं तरफ मुड़ना था, पर उस औरत ने मेरे पापा से बोला, आओ शहरी बाबू, बाईं तरफ रास्ता है, इससे जल्दी बस स्टॉप तक पहुंच जाएंगे। उसके बोलते ही मेरे पापा उसकी कही हुई बात पर चलने लगे। तभी मम्मी बोल पड़ी, नहीं विजय के पापा, ये गलत रास्ता है, हमें दाईं तरफ जाना है, ये आपको गलत लेकर जा रही है। इतना बोलते ही मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत जोरों से चांटा मार दिया और बोले, तुझे कुछ नहीं पता पागल औरत, अपना काम कर। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान था। आज तक मेरे पापा ने मेरी मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। आज उन्होंने मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया था। उस समय मैं समझ गया था आज हमारी जान खतरे में है। तभी मैंने अपने पापा से बोला, मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ, आप इसके साथ जाओ। तब भी पापा कुछ नहीं बोले। मैं जानता था वो मेरे पापा को जंगलों की तरफ लेकर जा रही थी। मैं और मेरी मम्मी अलग जाने लगे, पर मेरी मम्मी मेरे पापा को अलग छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप पापा के पीछे जाओ, मैं दादाजी को यहाँ लेकर आता हूँ। तब मैं वहाँ से भागकर निकल गया और भागते हुए दादाजी के घर पहुँच गया और मैंने अपने दादाजी को सब कुछ बता दिया। उसके बाद मेरे दादाजी और मैं गांव के कुछ लोगों के साथ जंगलों की तरफ भागते हुए चले। दादाजी ने और गांव वालों ने मम्मी और पापा को ढूंढने की कोशिश की। तभी थोड़ी देर बाद मम्मी बेहोश हालत में जंगल में मिली और मेरे पापा भी बेहोश हालत में जहां मम्मी बेहोश थी उसकी थोड़ी ही दूरी पर मिले। बार बार गांव वाले मम्मी से उस रात के बारे में पूछे जा रहे थे, पर मम्मी कुछ भी बता नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। फिर हम सब ने पापा को उठाया। उनके पूरे शरीर में खरोंचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मारा गया था। जिसके बाद गांव वाले मेरे मम्मी पापा को लेकर गांव में आ गए। तब मेरे दादाजी ने मेरे पापा से पूछा, क्या हुआ महेश? पापा दबी हुई आवाज़ में, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात मजाक में ली। मैंने आज अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल दी। जब मैं और विजय और इसकी मम्मी बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे, तब हमको एक औरत मिली जो बहुत सुंदर थी, जिसकी सुंदरता देख मुझे समझ नहीं आया मैं उस पर कैसे मोहित हो गया। मुझे जब होश आया, जब वो मुझे मार रही थी और उसे लड़ रही थी मेरी पत्नी, जिसके कर्मों से आज मैं जिंदा हूँ। उसने ही उस चुड़ैल को सब समझाया, तब जाकर उसने मुझे छोड़ दिया। आज अगर मेरी पत्नी ना होती तो आज मेरी लाश सुबह खेत के पास कहीं जानवरों की खाई हुई मिलती। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। फिर हम सब सुबह की बस से अपने घर आ गए और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया
और ना ही पापा जॉब पर गए, क्योंकि मेरे पापा के शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, जिसकी वजह से पापा ने 2 दिन तक छुट्टी ली और घर पर आराम किया। इस बात को आज बहुत साल बीत गए, पर आज भी मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी उस बात को नहीं भुला पाए। अब ना मेरे दादाजी रहे ना मेरी दादी, इसलिए अब हम उस गांव में नहीं जाते। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी, मेरे यानी रोहित के साथ।